हाय फ्रेंड्स, यू वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद अबकी। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं यूपी पीसीएस पर क्रैश कोर्स चला रहा हूँ। तो अभी तो हिस्ट्री की वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जल्द ही हम पॉलिटी के लिए और भी ज्योग्राफी बाकी सारे विषयों पर बनाऊँगा। आपको करंट अफेयर्स भी बीच बीच में छोटे वीडियोज डालते रहूँगा। नहीं तो आप मेरा एक चैनल है, मतलब वो पेज है, फेसबुक पेज, वो भी फॉलो कर सकते हो। उस पर मैं करंट अफेयर्स के वीडियो डालता रहूँगा। फेसबुक पेज मेरा अंकित सिंह, NIS एस्पिरेंट। अंकित सिंह NIS एस्पिरेंट नाम से पेज है मेरा, उसे आप सर्च करके फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मुझे लाइक कर सकते हो और आपको वहाँ पर भी मैं मतलब करंट अफेयर्स के जो भी मेन जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं यूपी पीसीएस के लिए, वो मैं डालता रहूँगा वहाँ पे। और आपको यहाँ भी वहाँ अगर नहीं पहुँच पाते कोई बात नहीं, मैं यहाँ भी छोटे छोटे वीडियोज डालता रहूँगा। और देख लेते हैं आज के वीडियो में मेरा क्या है। आज के वीडियो में मैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में और मौर्योत्तर काल के बारे में, मतलब मौर्य साम्राज्य पूरा, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, दो कालों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, थोड़ा जैसा कि ज़रूरी भी है तो हम थोड़ा सा शुरुआत में बातें कर लेते हैं तैयारी के बारे में। तैयारी को लेकर बहुत सारे डर बने रहते हैं मन में, तो इसके लिए थोड़ा बातें उस पर ज़रूरी हो जाती है। तैयारी करने का प्रोसेस, दोस्तों, आपको अपने ऊपर विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी अपने आदमी कहता है, कोई भी एक पहलवान, अब कौन कहा मुझे नहीं पता, लेकिन पता है कि एक पहलवान कहता है कि मैं उस पहलवान से सबसे ज़्यादा डरता हूँ जो ये किसी मतलब एक दांव पे सैकड़ों बार रिहर्सल किया हो, मतलब सैकड़ों बार प्रैक्टिस किया हो, सैकड़ों बार अभ्यास किया हो, ना कि उससे जो सैकड़ों दांव पेच पर एक बार अभ्यास कर रहा हो। क्या कहने का मतलब है, मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूँ, हर वीडियो में शुरुआत में कहता हूँ, मेरा एक ही फंडा है, आप जो भी बुक फॉलो करते हो उस पर विश्वास करो और उसी को ही फॉलो करो, किसी और को मत फॉलो करो। बहुत सारे बुक की तरफ मत भागो, बहुत सारे बुक आपको कन्फ्यूजन देंगे, ज्ञानी बना सकते हैं आपको, लेकिन यूपीपीएससी जल्दी मतलब टाइम से क्लियर मुझे तो नहीं लगता वो करा पाएंगे। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि वो नहीं करा सकते क्लियर, आपको कन्फ्यूजन बनाएंगे और बाद में चल के वही जो बाबा कहते हैं मतलब वो तैयारी करते करते बाबा बन जाते हो ना, तो बाबा ही बनोगे, ना कि यूपी पीसीएस क्लियर करने वाले बनोगे। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से, शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में मैं देखूंगा आज, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल के बारे में। तो थोड़ा भूमिका बनाते हैं मौर्य साम्राज्य के लिए। आप जानते होंगे एक सिकंदर महान था। सिकंदर महान, ये ग्रेट शब्द जो है यूनानी ग्रंथों में है, बाकी सिकंदर था, इतना जान लो। ये इच्छा रखता था विश्व विजेता बनने का इच्छा रखता था। इस तरीके से इसने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया और करते करते ये पूर्व की तरफ, जब पूर्व की देशों की तरफ बढ़ता है, लगभग 326 ईसा पूर्व के आसपास का, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे भूमिका बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ। ईसा पूर्व के आसपास, मतलब डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो 326 ईसा पूर्व के आसपास
ये बढ़ता है पूर्वी देशों की तरफ, पूर्वी देशों की तरफ। और मतलब ये यूनान का होता है, कहाँ का होता है ये ध्यान पहले देख लो, मैसिडोनिया, मैसिडोनिया का शासक होता है, यूनान का शासक होता है। वहाँ से निकलता है पूर्वी देशों की तरफ, मतलब कि इराक, ईरान वगैरह वगैरह आते आते मतलब उस समय पाकिस्तान तो था ही नहीं, भारत इधर की तरफ बढ़ता है। ये बढ़ते बढ़ते पहुँच जाता है कहाँ, भारत के तट पर। ये एक राज्य था, पुरु राज्य, जिसका शासक था पोरस। कथा कहानियों में आप सुने होंगे, पोरस बहुत ज़्यादा महान था, बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन लास्ट में हार जाता है। और पोरस की जो मतलब वीरता थी, इससे सिकंदर खुश हो जाता है। तो ये सब बात की बातें हैं, ये सब हमें ध्यान नहीं देना है। पोरस जो था ये हार जाता है, इतना ध्यान दो। ये पोरस का राज्य तो था ये झेलम और चिनाब नदी के दोआब क्षेत्र में। दोआब क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, जियोग्राफी में आप पढ़ोगे, मैं भी बताऊंगा। दोआब क्षेत्र में मेरा मतलब जियोग्राफी पर वीडियो आने वाला है। इसके बाद पॉलिटी जियोग्राफी साथ में आएगा, एक मतलब एक दिन पॉलिटी एक दिन जियोग्राफी करके। अभी तो एक दिन छोड़ के मेरा वीडियो आ रहा है आपके पास, तो बाद में वीडियो जल्दी आने लगेंगे। तो दोआब क्षेत्र होता है दोस्तों दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ये होता है दोआब क्षेत्र। झेलम और चिनाब नदियों के बीच का इसका क्षेत्र था, वहाँ पे ये मतलब हराता है सिकंदर पोरस को। यहाँ से आगे ब्यास की तरफ बढ़ते हैं, ब्यास नदी की तरफ। ब्यास नदी को पार करने से उनकी सेना जो सिकंदर की थे ना, इनकार कर देती है, वहाँ से आगे ठगी मादी होती है। और उस समय में जो, एक मिनट दोस्तों, हाँ तो दोस्तों दोआब क्षेत्र क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। तो आगे बढ़ते हैं, पोरस। इसके बाद ब्यास नदी को पार करने से, जैसा कि मैंने बताया, ब्यास नदी को पार करने से उनकी सेना जो है इनकार कर जाती है। इसके दो कारण होते हैं। एक तो उस समय मगध साम्राज्य, मतलब भारत में मगध साम्राज्य की शक्ति तो थोड़ा छीड़ हुई थी, लेकिन इतनी छीड़ नहीं हुई थी कि ये प्रोटेस्ट ना कर पाए, मतलब विरोध ना कर पाए। विरोध जताने भर की इनकी शक्ति थी, मतलब अभी भी मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था। और इस समय इनके समकालीन होता है, मगध पर राज करता है घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक भी होता है, मगध साम्राज्य का भी अंतिम शासक होता है। इसके बाद मतलब मौर्य वंश आ जाता है। तो घनानंद सिकंदर के समकालीन था, उस समय घनानंद का शासन था और मगध साम्राज्य मतलब काफ़ी ताकतवर था। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है कि सेना जो थी वो थक गई थी। और दूसरी बात, लंबे समय से युद्ध में रत थी, युद्ध में विरत थी, वो युद्ध में लगी हुई थी और अपने जो जन्म स्थान था, जन्मस्थली थी, वहाँ से काफ़ी दूर आ गई थी। तो इनको सताने लगी थी, मतलब इनके गांव की याद, इनके परिवारों की याद सताने लगी थी। ये भी कारण है, कुछ इतिहासकार देते हैं। तो मतलब ये दोनों कारण थे। कारण कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको आने वाले नहीं हैं, बस ये एक भूमिका बनाने के लिए। आगे इसके बाद सिकंदर लौटता है तो क्या होता है, लगभग 323 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अब सिकंदर यहाँ तो थोड़ी तो अव्यवस्था फैलाई गया था, मतलब लड़ाई वड़ाई करके थोड़ा सा जो इनकी शक्ति छीड़ हो ही रही थी धीरे धीरे मगध साम्राज्य की, थोड़ा और भी डर कायम कर दिया था। तो इसका फ़ायदा उठा के, इस अव्यवस्था का फ़ायदा उठा के एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य।
एक ब्राह्मण होता है, जैसा कि कथा कहानियों में ऐसा है, मतलब ये मगध साम्राज्य से रिलेटेड होता है। मगध साम्राज्य घनानंद के द्वारा इसकी कुछ अवहेलना की जाती है, इसके बातों को नहीं माना जाता है, जिसके कारण ये क्रोधित होता है और घनानंद को एक तरह से दंड देने के बारे में सोचता है, और ये मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर इसको ये ऐसा मतलब दिखता है, इसको दिखता है कि इसके अंदर ऐसा गुण है जो हमारे मतलब लक्ष्य प्राप्ति में मेरा साथ दे सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ये ब्राह्मण जो थे कौन थे, इनका कई नाम है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ये सब इनके नाम हैं। तो ये मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ घनानंद के साथ षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र जो भी बोल सकते हो आप, षड्यंत्र भी बोल सकते हो या फिर रणनीति है इनकी, रणनीति भी बोल सकते हो। तो ये घनानंद को मतलब नंद वंश को प्रतिस्थापित कर एक नए वंश की स्थापना करते हैं, मौर्य साम्राज्य। थोड़ा देख लेते हैं। और ये जो कौटिल्य थे आप जानते होंगे, अर्थशास्त्र के रचयिता है। अर्थशास्त्र दोस्तों ये अर्थव्यवस्था की पुस्तक नहीं है, ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, राजनीति की पुस्तक है, पॉलिटी की पुस्तक है। तो घनानंद को प्रतिस्थापित करते हैं और एक ऐतिहासिक साम्राज्य की स्थापना, एक बहुत बड़े, असल में बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना समझ लो, पहले साम्राज्य की स्थापना होती है भारत देश में। और ये अपने चरम काल पर पहुंचता है, चरम बिंदु पर पहुंचता है अशोक के समय में। आगे देखेंगे उसके बारे में। तो ये सारी घटना जो होती है, मौर्य वंश की स्थापना होती है, ये कब होती है, 323 ईसा पूर्व, वही जब सिकंदर की मृत्यु होती है, उसी के आसपास। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस, ये कोई राक्षस नहीं है दोस्तों, ये एक बुक है, ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ लिखा किसने, विशाख दत्त ने लिखा। इस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जो मौर्य वंश का संस्थापक था, वो नंदराज का पुत्र था। मतलब इनके पिता का नाम इसके अनुसार क्या आता है, नंदराज था। और एक पुस्तक है बृहद कथा मंजरी, ये पुस्तक है। ये पुस्तक किसका है, क्षेमेंद्र की पुस्तक है। आपको ऐसा भी क्षेमेंद्र मिलेगा, ऐसा भी क्षेमेंद्र मिलेगा, तो दोनों में से कोई भी। क्षेमेंद्र की पुस्तक है। और एक बुक है, एक ग्रंथ है, क्या नाम है, कथा सरित सागर, ये सोमदेव की रचना है। इन दोनों के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये शूद्र जाति से बिलोंग करते हैं, शूद्र जाति से। और इन्हें क्षत्रिय बनाया विष्णुगुप्त ने इन्हें क्षत्रिय बना दिया। तो ये आ सकता है क्वेश्चन में कि मतलब किस ग्रंथ के अनुसार ये शूद्र जाति से बिलोंग करते हैं। तो कथा सरित सागर जो सोमदेव की रचना है, और बृहद कथा मंजरी जो क्षेमेंद्र की रचना है, इसके अनुसार ये शूद्र वंश से, शूद्र जाति से बिलोंग करते थे, शूद्र जाति से। आगे देखते हैं, यूनानी ग्रंथों के अनुसार देख लेते हैं क्या बात है। यूनानी ग्रंथों के अनुसार
इनका एक नया नाम प्रचलित होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, क्या है? सैंड्रोकोट्स। और एरियन और प्लूटार्क ये भी यूनानी थे, लेकिन इनकी ग्रंथों में कौन? एरियन और प्लूटार्क, इनकी ग्रंथों में इनका नाम एंड्रोकोट्स। ये सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स ये कौन थे? ये दोनों के दोनों यूनानी ग्रंथों के अनुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। आगे देखते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में जो सिकंदर का एक होता है सेनापति, सिकंदर का एक दूत होता है जो सिकंदर के उत्तराधिकारी बन के शासन करता रहता है लगभग मतलब उत्तर पश्चिम भारत और ईरान के क्षेत्र पे, मतलब उसके साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र पर, उसका जो साम्राज्य था सिकंदर का, उसके साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र पर ये वो करता है, मतलब शासन करता है और इसको हराता है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त हराता है। चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है। नाम का क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को कौन हराता है? चंद्रगुप्त मौर्य कब हराता है? 305 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त का बेटा, एक और थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कभी कभी क्वेश्चन में आ भी जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में दोस्तों बौद्ध, मतलब और सारे बौद्ध ग्रंथ को, बौद्ध धर्म को थोड़ा अपनाए थे। मतलब ये खास करो क्या नाम है उसका, अशोक ने कलिंग का जब युद्ध लड़ा उसके बाद उसने धम्म की नीति अपना ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन ये जैन धर्म को अपनाए थे, जैन धर्म को फॉलो किया। अपने अंतिम वर्षों में ये चले गए थे संन्यास पे, मतलब जैन धर्म की भिक्षु बन गए थे ये। तो आता है कभी कभी क्वेश्चन, ये किसको मतलब फॉलो करते थे? जैन धर्म को फॉलो करते थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं इनके पुत्र बिंदुसार। दोस्तों बिंबिसार जो मगध वंश का, हर्यक वंश का संस्थापक था, मगध साम्राज्य का संस्थापक था वो, और बिंदुसार में थोड़ा अंतर ध्यान देना। बिंबिसार, वो बिंबिसार था, ये बिंदुसार था। ये मौर्य वंश का दूसरा शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। तो बिंदुसार इसका उत्तराधिकारी बनता है। इसको एक नाम है सिंहसेन। एक अन्य नाम से भी जाना जाता है अमित्रोकेडीज और सेन किसका नाम है? बिंदुसार का। और इसी के समय में तक्षशिला में विद्रोह होता है। इसके समय का और कोई इतना महत्वपूर्ण घटना नहीं है, तो इसलिए और कुछ का वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है। अब चलते हैं जो मेन मौर्य वंश का मेन शासक होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है, उसके बारे में पता करते हैं। क्या नाम है? नाम तो आपको पता ही चल गया होगा, अशोक नाम है। अशोक ये जो है मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा होता है और ये केवल युद्ध की ही नीति नहीं अपनाता, शांति की भी नीति अपनाता है। ये अपने तरह का अनोखा शासक था। अनोखा शासक कैसे? ये इतने बड़े साम्राज्य को केवल धर्म की नीति पे चला देता है, धार्मिक नीति पे, शांति की नीति पे चला देता है इतने बड़े साम्राज्य को। अशोक साम्राज्य अपने समय का चरम काल था, उसको ये केवल शांति की नीति पे चला देता है। इसका एक जो मेजर घटना होती है, जो मेजर युद्ध होता है,
मुख्य युद्ध होता है वो होता है कलिंग का युद्ध। क्या होता है? कलिंग का युद्ध। ये उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र है, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र है। तो कलिंग का एक युद्ध लड़ता है जिसमें लाखों जाने जाती, लाखों लोग बंदी बनते हैं। इससे इसका हृदय विचलित हो जाता है और ये अपना लेता है धम्म की नीति, धम्म की नीति अपना लेता है। तो थोड़ा अशोक के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। अशोक शासक बनने से पहले दोस्तों अवंती मतलब उज्जैनी, जिसकी राजधानी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। उज्जैनी का शासक था। शासक का मतलब गवर्नर था। ये अवंती प्रांत का गवर्नर था। उज्जैन, अवंती की राजधानी है उज्जैनी, वहाँ का ये गवर्नर के रूप में कार्य कर चुका था अशोक। आगे चलते हैं। और ये 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। मगध की गद्दी पर बैठता है मतलब मौर्य साम्राज्य का अगला शासक बनता है, तीसरा शासक बनता है और ये महत्वपूर्ण शासक भी होता है। इसके कई सारे नाम हैं। इसके जो अभिलेख हैं सभी अभिलेखों में अशोक नाम एक ही दो अभिलेख में मिलता है, बाकी सारे अभिलेखों में इसका नाम क्या मिलता है? देवनाम, देवनाम पी है, देवनाम पी या देवनाम पीदशी। पीदशी इसका मतलब है देवताओं का प्यारा, देवता का प्यारा। इसका क्या नाम मिलता है? देवनाम पी या देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्यारा। और पुराणों में इसका नाम मिलता है, पुराणों में इसका नाम अशोकवर्धन, अशोकवर्धन इसका पुराणों में नाम मिलता है। ये सब ध्यान देना दोस्तों। ये क्वेश्चन अशोक को लेकर इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान देना। इसमें ज़रा सा भी मजाक मत करना, इसे ज़रा सा भी लाइटली मत लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। प्राचीन भारत में तो सबसे ज़्यादा इससे चांस रहते हैं। इससे और गुप्त वंश में आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। आगे देखते हैं। इसी के समय में पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र क्या है? मौर्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र में इसी के समय में तीसरी बौद्ध संगीति होती है, तीसरी बौद्ध संगीति होती है इसी के समय में, लगभग 243 ईसा पूर्व के आसपास, 243 ईसा पूर्व के आसपास होती है बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति इसी के समय में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? जिसका अध्यक्ष जो होता है इसका गुरु भी होता है, अशोक का गुरु भी होता है मोगलीपुत्तिश इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं। इसके अभिलेख जो मिले हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है वो प्राकृत भाषा, चलो पहले लिपि देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। भाषा क्या है दोस्तों? भाषा प्राकृत है, लिपि क्या है? ब्राह्मी। कुछ लिपि इसकी खरोष्टी लिपि में भी कुछ इसके अभिलेख मिले हैं, कुछ आर्माइक लिपि में। ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम क्षेत्र या तो पश्चिम क्षेत्र समझ लो, पश्चिम नहीं उत्तर पश्चिम क्षेत्र, मतलब लगभग पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जो मिली है उस आर्माइक लिपि है।
और ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी लिपि में लिखा गया है इसके अभिलेख? ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में। और खरोष्टी लिपि में भी कुछ का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं अभिलेखों। इसके अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता कौन पाता है? जेम्स प्रिंसेप। प्रिंसेप पढ़ने में, इसके अभिलेखों को पढ़ने में और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाता है। और ये भी ध्यान देना दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है और रिपीट भी हुआ है, तो उसे ध्यान देना। जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई पहली बार। अब कलिंग के युद्ध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कब होता है? 261 ईसा पूर्व। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ तो मैं बातें कर चुका हूँ। कलिंग का युद्ध क्षेत्र भी बता दिया हूँ। उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र है। इसमें लाखों लोगों की जानें गई और लाखों लोग कैद भी हुए। इससे इसका हृदय विचलित हो जाता है। हृदय विचलित होने पे ये धम्म की नीति अपना लेता है, शांति की नीति अपना लेता है। और कहा जाता है ये अपने पुत्र और पुत्री को धम्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। कई और देशों में आपके चाइना, तिब्बत मतलब तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया के देश, दक्षिण पूर्व एशिया के देश, एशिया के देश, श्रीलंका आदि देशों में ये धम्म का प्रचार करता है। तो बौद्ध धर्म को एक तरह से, बौद्ध धर्म का जो फैला बाहर जाके, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। किसका बहुत बड़ा योगदान है? अशोक का। अब कुछ मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में देख लेते हैं, ये भी जरूरी है। प्रशासन के बारे में क्वेश्चन आता है। प्रशासन, वैसे भी आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हो, तो प्रशासन के बारे में आपको आगे प्रशासन चलाने में या आपका इतिहास आपके साथ रहेगा, आपको काम देगा आपके प्रशासन को हैंडल करने में। लेकिन ऐसा मत करना, कहीं कहीं जो रूढ़िवादिता दिखेगी तो रूढ़िवादिता मत अपनाना। थोड़ा सॉफ्ट रह के मीडियम, मतलब जो मध्यम मार्ग है उसे अपनाना। चलो ठीक है, देखते हैं। इंडिका, इंडिका क्या है? गाड़ी है, हैं? टाटा इंडिका गाड़ी। ये ग्रंथ है, किसका है? मेगस्थनीज का। मेगस्थनीज का ग्रंथ है। मेगस्थनीज जो दूत है किसका है? सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्योंकि प्रथम का कोई चक्कर ही नहीं बनता, चंद्रगुप्त मौर्य की था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय से मत जोड़ना, वो गुप्त वंश के शासक थे। कभी कभी कन्फ्यूजन कई लोगों को हो जाता है शुरुआत में, तो अलग शासक हैं, ये अलग है। मौर्य वंश के शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, और वो चंद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से है, वो गुप्त वंश का शासक है। और वो लगभग चौथी पाँचवीं सदी ईस्वी में आता है, मतलब ईस्वी सन में आता है, ये ईसा पूर्व में आते हैं। तो देखते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है प्रशासन के बारे में। इसमें कुछ विवरण प्रस्तुत करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। तो यहाँ पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में, विवरण प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? विवरण प्रस्तुत करता है। ये इसके अनुसार कहता है करों की चोरी के लिए मृत्युदंड। ये देखिए, कहते हैं ना, एक कहावत है ना, ककड़ी का चोर कटारी से मारा जा रहा है, करों की चोरी के लिए मृत्युदंड। इसका मतलब प्रशासन जो था वो बहुत ज़्यादा सख्त था, बहुत ज़्यादा मतलब रूड था, आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा सख्त था प्रशासन। तो इसलिए मतलब कोई संभावना नहीं है चोरी वगैरह की, मतलब प्रशासन एक तरह से बहुत ज़्यादा टाइट था। जैसे यूपी वाले तो समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो समाज कई वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, कृषक,
पशुपालक, पशुपालक, कारीगर, कारीगर, योद्धा और कई सारे थे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब उस समय का समाज कैसा था, विविधतापूर्ण था। विविधतापूर्ण मतलब समाज में पूरी तरह से विविधता आ चुकी थी। जो पहले का समाज 4 वर्णों में विभक्त था वो अब जाकर कई सारे वर्णों में विभक्त हो गया। तो ये एक तरह से मतलब इस 7 वर्णों के बारे में बात करता है। 5 तो मैंने आपको दे दिया, 2 है, एक निरीक्षक है, एक मंत्री है। तो ये सब 7 मतलब एक तरह से समाज में विविधता आ गई थी इस समय तक, अशोक के काल मतलब मौर्यों के काल तक। अब कुछ इनके साम्राज्यों के बारे में देखते हैं। अशोक का साम्राज्य जो था 5 प्रांतों में विभक्त था। 5 प्रांत, कितने? 5 प्रांतों में, 5 प्रांतों में विभक्त। तो 5 प्रांत देख लेते हैं, उनकी राजधानी देख लेते हैं। ये आता क्वेश्चन और आया भी कई बार है। तो क्या था? उत्तरापथ एक प्रांत था। कौन सा था? उत्तरापथ। दूसरा प्रांत अवंती, कलिंग, कलिंग जिसे अवध ने जीता, अरे अशोक ने जीता था और अपना प्रांत बना लिया था। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ। और क्या था? पूर्वी प्रदेश। तो इस तरह से 5 प्रांत, उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और पूर्वी प्रदेश। अब एक एक की राजधानियां देख लेते हैं। इधर राजधानियां देख लेते हैं। ये तक्षशिला, तक्षशिला कहते ही समझ में आ गया होगा आपको, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है, लगभग उत्तर पश्चिमी भारत क्षेत्र कह सकते हो आप, उस समय का उत्तर पश्चिमी भारत क्षेत्र। और इसकी राजधानी उज्जैनी, उज्जैनी थी। उज्जैनी का मतलब क्या है? ये लगभग मालवा प्रदेश, मालवा प्रदेश, मालवा प्रदेश। और कलिंग मैंने पहले ही बता दिया है, उड़ीसा। लेकिन राजधानी यहाँ पे देख लेते हैं, तोसली। ये उड़ीसा का क्षेत्र था, मतलब लगभग पूर्वी भारत समझ लो इसे, पूर्वी भारत इसमें आता था कलिंग में। दक्षिणापथ देख लेते हैं, ये आता है दक्षिण का क्षेत्र, दक्षिण भारत का। और सुवर्णगिरी, इसमें कर्नाटका का प्रदेश, महाराष्ट्र का प्रदेश मतलब दक्षिण का प्रदेश आता था। पठारी प्रदेश आता था, इसमें दक्कन का पठार क्षेत्र आता था। सुवर्णगिरी जिसकी राजधानी थी दक्षिणापथ। पूर्वी पथ का ये पूर्व में एकदम पड़ता था, ये था मेन, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार का क्षेत्र है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र इसमें आता था, पूर्वी प्रदेश में, जिसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। आगे देखते हैं दोस्तों। राजस्व का जो स्रोत था ये कर था। करों का नाम भाग और बलि। अगर आता है भाग, बलि क्या है? ये दोनों कर का एक प्रकार है जो मौर्य वंश में लगा था, लोग ये कर देते थे। अब इसका कर को जो कलेक्ट करता था, कलेक्टर जिसे कहते हैं वर्तमान में, उस समय कहते थे समाहर्ता। तो समाहर्ता कौन अधिकारी था? समाहर्ता नाम का अधिकारी, ये वर्तमान के कलेक्टर से आप जोड़ सकते हो इसे, ये राजस्व संग्रहण करता था। आगे देखते हैं अंतपाल, ये भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। अंतपाल, इसमें सभी अधिकारियों के बारे में चर्चा नहीं है, महत्वपूर्ण अधिकारियों के बारे में चर्चा है जिसके आने की संभावना है और जो आया है क्वेश्चन में, जिसका बार बार रिपीटेड हुआ है,
ऐसे क्वेश्चंस के बारे में और जो आने की संभावना है तो उसके बारे में चर्चा हुई। तो अंतपाल कौन था? ये सीमा सुरक्षा बल BSF था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या मतलब? सीमाओं की सुरक्षा इसी के जिम्मे थी। सीमाओं की सुरक्षा अंतपाल के जिम्मे थी। सीमाओं पर जो दुर्ग थे इसकी सुरक्षा किसके हाथ में थी? दुर्गों की सुरक्षा अंतपाल के हाथ में। सुरक्षा ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स था। चलो आगे चलते हैं। गूढ़ पुरुष ये क्या था? ये कौन सा पुरुष आ गया? अजीब, कहीं मंगल ग्रह से तो नहीं उतरा? नहीं, मंगल ग्रह से नहीं उतरा। ये है गुप्तचर होते थे जो, उन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ये मतलब उस समय गुप्तचर की व्यवस्था अच्छी खासी थी, ऐसा इससे पता चलता है इसके उल्लेख से। तो गूढ़ पुरुष क्या था? गुप्तचर से रिलेटेड था, गुप्तचर व्यवस्था से। अब कुछ इनके वास्तुकला के बारे में देखते हैं। सांची का स्तूप आप जानते होंगे, कोई घूमने की भी गया होगा। रायसेन जिला का, मध्य प्रदेश। इसका निर्माण कौन कराता है? अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश, रायसेन जिला में है। आगे देख लेते हैं कुछ और मौर्य काल का। सुदर्शन झील। अब ये क्या तैरने के लिए बनाया था? नहीं, कृषि के विकास के लिए बनाया था। तैर रहे से क्या कर रहे थे ये मुझे नहीं पता। ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इससे रिलेटेड कुछ और है आया क्वेश्चन में, मतलब ये सुदर्शन झील से रिलेटेड कौन कौन से थे? तो इसमें और नाम आता है रुद्रदामन प्रथम का। ये इसको सुदर्शन झील को क्या कराता है? ये जूनागढ़ अभिलेख से एक है रुद्रदामन। ये जूनागढ़ का शासक भी होता है। एक मिनट, जूनागढ़ का शासक जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में है। मतलब जूनागढ़ का शासक रुद्रदामन प्रथम सुदर्शन झील को का मतलब सुंदरीकरण, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे सुंदरीकरण, मतलब पुनर्निर्माण कराया था सुदर्शन झील का। खुदाई कराई थी, मरम्मत करवाया था। और ये पता कैसे चलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। तो जूनागढ़ का शासक रुद्रदामन। आगे चलते हैं। मौर्य वंश का दोस्तों और जो इम्पोर्टेंट शासक, इसका पुत्र होता है दशरथ, अशोक का। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है। कुछ और होते हैं। और जो अंतिम शासक होता है उसका नाम है बृहद्रथ। तो कुछ इम्पोर्टेंट शासक नहीं है। इसके बाद से पतन चालू हो जाता है। अशोक के बाद से यही चरम काल होता है। और यहाँ से कोई भी आप किसी भी वंश का देख लो, किसी भी काल का देख लो, किसी भी पीरियड का, जब चरम काल आता है तो वहाँ से, चरम का मतलब ये है वहाँ से, अब मतलब किसी भी जो पीक होता है किसी भी पर्वत का, तो वहाँ से किसी भी तरफ जाओगे वो ढला नहीं होता है। मतलब वहाँ से उसका फॉल होता है, वो नीचे आती है धीरे धीरे। तो यहाँ से मतलब ये मौर्य साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ता है। और इसके बाद दशरथ बनता है, अशोक के बाद ऐसे कई सारे बनते हैं। तो लास्ट में आता है बृहद्रथ। कौन आता है? बृहद्रथ। ये लगभग 185 ईसा के आसपास इसे पदस्थ कर दिया जाता है। किसके द्वारा? शुंग वंश तो नहीं कह सकते, एक शुंग कुल का व्यक्ति था उस समय, जो इसका सेनापति भी था। क्या नाम था उसका? पुष्य मित्र शुंग।
ये बाद में जाके शुंग वंश की स्थापना करता है। अब कह सकते हैं इसे शुंग वंश। इसके पहले शुंग कुल का कह सकते हैं पुष्यमित्र। आपको पुष्यमित्र ऐसा भी लिखा मिलेगा, पुष्यमित्र शुंग। ये शुंग वंश की स्थापना करता है। ये सेनापति था मौर्यों का, और मौर्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को पदस्थ करके बृहद्रथ की हत्या करके ये नए वंश की स्थापना करता है। और यहाँ से एक नया काल की शुरुआत होती, नए काल की शुरुआत होती, जिसे हम गुप्त और मौर्य काल के बीच का काल, मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड मानते हैं, जिसे हम कहते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल या गुप्त के पहले की काल। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। चलते हैं मौर्योत्तर काल के पास। चलो मौर्योत्तर काल के पास चलते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग जो है, ये शुंग वंश की स्थापना कर देता है। ये ब्राह्मण जाति का था, ब्राह्मण जाति का। मतलब अभी तक क्या माना जाता था कि क्षत्रिय ही शासन, मतलब जो शस्त्र उठाएगा वो कौन उठाएगा? क्षत्रिय उठाएगा। ये ब्राह्मण ज्ञान के लिए थे, मतलब ज्ञान के एक तरह से प्रमाण माने जाते थे ब्राह्मण। अब यहाँ से ब्राह्मण भी अपना बाहुबल दिखाने लगे, ब्राह्मण भी आगे शासक बन गए। तो देखते हैं ये राजधानी अपना क्या बनाता है? विदिशा। विदिशा को अपनी राजधानी बनाता है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट मौर्योत्तर काल के केवल इम्पोर्टेंट के बारे में, इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा बाकी कुछ भी चर्चा नहीं करूंगा। मैं ज्ञान नहीं दिखाना मुझे, केवल आपको यूपीपीसीएस क्लियर करवाना है। तो देखते हैं भरूच का स्तूप निर्माण कौन कराता है? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने भरूच का स्तूप का निर्माण कराते हैं। और 73 ईसा पूर्व के आसपास, 73 ईसा पूर्व के आसपास देवभूति जो शुंग वंश का अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक होता है, इसको वासुदेव नाम के एक व्यक्ति द्वारा पदस्थ कर दिया जाता है। और वासुदेव क्या करता है? एक कर्ण वंश की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? कर्ण वंश की स्थापना करता है। कौन करता है? वासुदेव करता है। वासुदेव आगे चलते हैं। सातवाहन के बारे में देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है सातवाहन। सातवाहन की स्थापना कौन कराता है? सिमु। मतलब सातवाहन का संस्थापक कौन होता है? सिमु। सातवाहन वंश की स्थापना कराता है। इसकी जो राजधानी होती है वो प्रतिष्ठान, कहीं कहीं आपको पैठनपुर भी मिलेगा। तो प्रतिष्ठान इसकी राजधानी होती है। किसकी? सातवाहन वंश की। ये मौर्यों के सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारी होते हैं। और दक्षिण में मौर्यों के सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारी दक्षिण में होते हैं सातवाहन। सातवाहनों में बहुत सारे शासक होते हैं, अच्छे अच्छे शासक होते हैं। उनके बारे में हम कुछ शासकों के बारे में उनके नाम जान लेते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री पुत्र
सातकर्णी। इन नामों को आप ध्यान से देखिए, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, यज्ञश्री पुत्र। इन नामों से कुछ तुम्हें ज्ञात हो रहा है? इन नामों से क्या ज्ञात हो रहा है कि जो सातवाहन समाज था ये क्या था? मातृसत्तात्मक। इन पुत्रों के नाम के आगे माताओं का नाम लगाया जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? लग रहा है कि समाज उस समय मातृसत्तात्मक था। मतलब सातवाहन समाज, ऐसा क्वेश्चन आया है कि सातवाहन समाज क्या था, ये बताने का मेरा यही मतलब था। एक क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक था। आगे देखते हैं। ये मैंने बताया दक्षिणी में, लगभग आंध्र प्रदेश में शासन कर रहा था। ये मुख्यतः दक्षिण में ही शासन कर रहा था, आंध्र प्रदेश में शासन कर रहा था। इसलिए इसे ईशो वंश को सातवाहन वंश के नाम के साथ एक और आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन में आया कि आंध्र वंश कौन सा वंश था? सातवाहन वंश को ही आंध्र वंश के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं। जब इधर उधर छोटे छोटे राज्य होंगे तो विदेशियों को आक्रमण करने के लिए आसानी होगा। विदेशी आक्रमण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विदेशी आक्रमण इनका क्रम पूछा गया है, तो क्रम ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हिंदी यमन, हिंदी यूनानी भी मिलेगा, तो आपको उसमें फंसना नहीं है। हिंदी यमन हो सही है, हिंदी यूनानी हो सही है। तो हिंद यमन। इसके बाद कौन आता है? शक। इसके बाद कौन आता है? पहलव। इसके बाद कौन आता है? कुषाण। इसके बाद कौन आता है? गुप्त। जो विदेशी नहीं होते वो यहीं के होते हैं। तो यहाँ तक देखते हैं हिंद, यमन, शक, पहलव और कुषाण। इनके बारे में कुछ जो मेन है उसके बारे में देख लेते हैं। हिंद यमन का जो सबसे विख्यात कौन सा? हिंद यमन या हिंद यूनानी। सबसे जो विख्यात, सबसे प्रमुख जो शासक था वो मिनांडर। कौन सा? मिनांडर था। ये शासन कब करता है? 165 से लेके 145 ईसा पूर्व, मतलब लगभग 20 साल शासन करता है मिनांडर। आप कहीं नाम सुने होंगे मिनांडर और नागसेन की चर्चा के बारे में। मिनांडर और नागसेन की चर्चा ये कहाँ पर सुने हैं? एक मिलिंद पन्हो ग्रंथ है जो नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ एक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। इसमें मिलिंद पन्हो का मतलब पहले समझ लो। मिलिंद के प्रश्न। ये ग्रंथ पूरा प्रश्नोत्तरी फॉर्म में है। इसमें मिलिंद के द्वारा प्रश्न किया जाता है और नागसेन द्वारा चर्चा की जा सकती है। नागसेन कोई और नहीं, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन है, माना जाता है ऐसा। अब सच में ऐसा है कि नहीं है मुझे नहीं पता, ऐसा मैंने पढ़ा है और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस समय नहीं था। ऐसा नहीं कि मुझे देवताओं ने अमृत पिला दिया, मैं अभी तक जिंदा हूँ आपको बताने के लिए कि नागसेन नागार्जुन है। चलो आगे देखते हैं। तो हाँ दोस्तों, पढ़ाई के साथ एक और चीज़, टेंशन कभी मत करना, टेंशन कभी मत रखना। टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करना, मस्ती से पढ़ाई करना, और बाकी तो बनोगे यूपी PCSE। मतलब ऐसा नहीं टेंशन लेके पढ़ोगे तो तुम मोदी बन जाओगे, उसके लिए चाय बेचना पड़ेगा तुम लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी राजधानी जो थी,
हिंद यवन की या मीनांडर की शाखा, इसे वर्तमान सियालकोट, जो वर्तमान इसका नाम है सियालकोट। सियालकोट आप समझ गए होंगे कहाँ का क्षेत्र है। तो आगे बढ़ते हैं। हिंद यवन के बाद कुछ आते हैं, इनके योगदान के बारे में देख लेते हैं। एक होलोनिस्टिक आर्ट होता है। ये क्या है? ये यूनानी कला है। यूनानी कला है जिसे इनके द्वारा भारत में ले आया गया और एक नई कला विकसित हुई, गांधार कला। एक नए कला का जन्मदाता कौन है? हिंद यूनानी है गांधार कला। होलोनिस्टिक का आर्ट भारत में कौन ले आता है? ये बहुत बड़ा इनका योगदान होता है। कौन लेता है? ये ले आता है हिंद यूनानी ले आते हैं भारत में होलोनिस्टिक आर्ट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले वंश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शक वंश के बारे में, शक वंश के बारे में देख लेते हैं। शक वंश को 58 ईसा पूर्व एक शासक होता है। कहाँ का शासक होता है? उज्जैन का। उज्जैन का, जिसका नाम क्या होता है? विक्रमादित्य। अब ये मत सोच बोलना कि तुम गलत बता रहे हो। मैं उस विक्रमादित्य को नहीं बता रहा हूँ जिसको आप समझ रहे हो, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को नहीं बता रहा हूँ मैं। उज्जैन के एक शासक विक्रमादित्य था जो शकों को हराया था 58 ईसा पूर्व में। इसी को हराने के उपलक्ष्य में ये विक्रमादित्य जो है विक्रम संवत की एक नए संवत की शुरुआत करता है, जो क्या कहलाता है? विक्रम संवत। अब आपको समझ में आ गया होगा विक्रम संवत जो आप लिखते हो वो क्या था। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने शकों को हराया था 58 ईसा पूर्व में। उसी के उपलक्ष्य में इसने एक नए संवत का प्रारंभ किया था जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। इसके बाद से विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई। एक उपाधि बन गई। लगभग 14 विक्रमादित्य भारत देश में मिलते हैं। जो सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य है उसे तो आप बार बार याद कर रहे होंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ये एक तरह से उपाधि बन गई। कई राजाओं द्वारा ये सम्मान समझा जाता था, विक्रमादित्य उपाधि। आगे चलते हैं दोस्तों। तो शकों में जो सबसे प्रतापी के बारे में बार बार पूछा जा सकता है। उनका नाम दे देता है और बोलता है कि वंश से इनका संबंध था। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए सबसे प्रतापी के बारे में बार बार चर्चा किया जा रहा है और सबसे प्रतापी ही ज़्यादा आते हैं। सबसे प्रतापी या सबसे प्रमुख प्रतापी शासक किसका? शकों का। शकों के सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम, जिसे अभी पहले भी आप नाम सुन चुके हो, रुद्रदामन प्रथम का। इसका शासन पीरियड क्या है? 130 से 150 ईस्वी। ध्यान देना, ईस्वी में आ गए हो आप। तो 130 से 150 ईस्वी रुद्रदामन प्रथम का शासन पीरियड है। आगे देखते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा पहले हो गई है, यहाँ पर थोड़ा हम दोहरा देते हैं। इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, उसे फिर से मतलब सुदृढ़ीकरण कराया था इसने पुनः उसका, सुदर्शन झील का, जिसका स्थापना निर्माण प्रथम निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसने पुनर्निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का। जूनागढ़ का अभिलेख पर मतलब अभिलेख इसी का है, रुद्रदामन प्रथम का। उस अभिलेख पर इसके बारे में काफ़ी कुछ चर्चाएं हैं, इसके प्रशासन के बारे में काफ़ी कुछ चर्चाएं हैं। तो ये जूनागढ़ का शासक है। कहाँ का है? गुजरात का शासक। इसके बाद जो पहला है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। क्रम के लिए इम्पोर्टेंट था, क्रम में बता दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कुषाण।
क्या? कुषाण वंश। किसके बारे में? कुषाण वंश के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कौन कराता है? स्थापना थोड़ा सा देख लेते हैं। कुजुल कड़फिसेस। ये भी काफ़ी शक्तिशाली सम्राट था, तो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा देख लेते हैं। कुजुल कड़फिसेस क्या था? इसका संस्थापक था कुषाण वंश का। और इसमें सबसे प्रतापी जो राजा है, सबसे प्रतापी राजा हो सकता है आपको याद आ रहा हो, राजा कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा बताओ जल्दी से। कनिष्क। कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। कनिष्क नाम लेते ही एक चीज तो सबसे पहले याद आ गई होगी आपको, चतुर्थ बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति लगभग कब होती है? 78 ईस्वी में। कब होती है? 78 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसकी जो अध्यक्षता थी और उपाध्यक्षता, मतलब एक अध्यक्ष था एक ही उपाध्यक्ष था इसमें। तो अध्यक्ष कौन था इसका? वसुमित्र। और घोष इसके उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष, ये अध्यक्ष। इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। वसुमित्र जो था ये हीन यान का समर्थक था। ये महायान का समर्थक था। महायान हीनयान का समर्थक था। ये संस्कृत में कई ग्रंथों का भी उल्लेख लिखा है ये। और कनिष्क जो था, कनिष्क ये प्रभावित होता महायानियों से। इसका क्या मतलब? महायानियों का संरक्षक बन जाता है। महायान धर्म को अपनाता है और इसका संरक्षक बन जाता है। संरक्षक बन जाता है। बौद्ध धर्म का संरक्षक था कनिष्क और महायान का अनुयायी था। आगे देखते हैं। राजधानी इसकी क्या थी? पुरुष। कहाँ गया? पुरुषपुर। पुरुषपुर इसकी राजधानी होती है। इसको वर्तमान पेशावर से जोड़ा जाता है। वर्तमान पेशावर से। एक मिनट, एक चीज़ इसमें नहीं हम ध्यान दे पाए, ये चौथी बौद्ध संगीति होती कहाँ है? कहाँ होती है? आपको याद आ गया होगा, कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में ये चौथी बौद्ध संगीति होती है। आगे देखते हैं कुछ और। कुषाणों ने और क्या मेन कार्य किया? ये बहुत बड़े, समझ लो, सोना रखने वाले व्यक्ति थे एक तरह से। समझ लो ये तब मतलब उस समय की औरतें थी। आज भी औरतों को देखो, कितनी सारी सोना जितना पाए वो रख के चुरा के रख लेंगी। वो उसे ऐसा कभी इन्वेस्ट करने की बात आ जाए तो जल्दी नहीं निकलती। लेकिन एक तो अच्छाई उनके अंदर, कभी भी परिवार अगर दुख में फंसा हो तो तुरंत निकालती हैं। तो इसलिए केवल बुराई मत करो, अच्छाई भी करो। ये तब की औरतें थी कुषाण। मतलब ये बस मजाक के लिए है, इसे सीरियसली मत लेना, इसे याद मत करना। कुषाणों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए। ये यही बताने के लिए था, सोने के सिक्के। सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए कुषाणों ने। लेकिन सोने के सिक्कों की जो शुद्धता है, शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा कौन जारी करता है? गुप्त वंश। गुप्त वंश। सोने के सिक्के जारी करने का क्या मतलब था? उस समय हो सकता है बड़े बड़े अधिकारियों की संख्या ज़्यादा हो जिनको वेतन देने के लिए सोने के सिक्के की जरूरत पड़े, या फिर व्यापार बहुत ज़्यादा फलता फूलता हो। इससे मतलब व्यापार से रिलेट कर सकते हो। कुषाणों के समय और गुप्त वंश के समय व्यापार जो था फल फूला था, मतलब फला फूला था। मतलब व्यापार अपने
चरम पर था, ऐसा कह सकते हो आप। और कनिष्क का एक राजवैद्य होता है, आपको याद आ रहा होगा, कनिष्क का राजवैद्य क्या नाम था? चरक। अब इससे तो याद आ गया होगा इन्होंने क्या किया था, चरक संहिता, जो विज्ञान की जो अच्छी खासी पुस्तक है विज्ञान की, ये चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई थी। ये किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के राजवैद्य थे। आगे देखते हैं। जो महाविभास सूत्र है, ये सूत्र कोई फार्मूला नहीं है, ये एक ग्रंथ है। इसका निर्माण किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। महाविभास सूत्र एक बौद्ध ग्रंथ है। वसुमित्र ने इसका क्या किया था? इसका संकलन किया था महाविभास सूत्र का। और ये बौद्धों का विश्वकोश है, बौद्ध का विश्वकोश है, बौद्धों का विश्वकोश है। और क्या होता है? कनिष्क के दरबार का एक राजकवि और होता है, कनिष्क का राजकवि होता है, राजकवि क्या नाम होता है? अश्वघोष। अश्वघोष ने क्या किया था? अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी ही लिख डाली। नाम तो याद आ गया होगा, बुद्ध चरित। ये बुद्धों के लिए, मतलब बौद्ध धर्म के लिए, चलो बौद्ध धर्म का रामायण है। क्या है? बौद्ध धर्म का रामायण है, बुद्ध चरित, बुद्ध की जीवनी है। किसने लिखा था? अश्वघोष ने, कनिष्क का राजकवि था। इससे क्या समझ में आ रहा दोस्तों? इससे ये समझ में आ रहा, जो कुषाण वंश थे, कुषाण वंश के शासक थे, ये साहित्य को बहुत ज़्यादा समर्थन देते थे, बहुत ज़्यादा संरक्षण देते थे। तो मतलब इनके समय में साहित्य बहुत अच्छे से फला फूला। एक तरह से साहित्य का एक अच्छा खासा काल था। स्वर्ण काल तो मान लो नहीं कह सकते, क्योंकि स्वर्ण काल क्या है? गुप्त वंश है, साहित्य का स्वर्ण काल। चलो आगे देखते हैं। कनिष्क के दरबार में महापुरुषों की भंडार थी, महापुरुषों की भंडार या महापुरुषों का भंडार, मतलब बहुत सारे महापुरुष इनके दरबार में संरक्षण पाते थे। तो इसका मतलब है इनके लिए उदार होंगे, या फिर इनको पैसे ज़्यादा देते होंगे, इसीलिए तो सब आएंगे, नहीं तो फिर क्यों आएंगे? तो देखते हैं कौन कौन से थे। वसुमित्र, नागार्जुन, महाचेत, संरक्ष, कुछ का वर्णन अश्वघोष जैसे हो गए, चरक हो गए, इनका ऊपर कर चुका है। चलो यहाँ भी कर देते हैं। चरक, अश्वघोष, ये सारे महापुरुष कुषाण के, मतलब कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये इतने बड़े बड़े महापुरुषों से भरा पड़ा उनका दरबार था। और इसमें से नागार्जुन को तो भारत का आइंस्टीन ही बोला जाता है। भारत का आइंस्टीन, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। भारत का आइंस्टीन क्यों बोला जाता है? इनकी एक पुस्तक है, क्या नाम है? माध्यमिक सूत्र। इसमें कुछ सापेक्षता का सिद्धांत है। तो मतलब सापेक्षता का सिद्धांत है, इसलिए इसको, मतलब इनको, साहब जी को, नागार्जुन जी को क्या नाम है? नागार्जुन कहाँ है?
ये देखिए, नागार्जुन जी को क्या बोला जाता है? भारत का आइंस्टीन। किस लिए बोला जाता है? इनके एक ग्रंथ है माध्यमिक सूत्र के कारण बोला जाता है। आगे देखते हैं, कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वासुदेव। ये अंतिम शासक था। अंतिम शासक किसका? कुषाण वंश का। कुषाण वंश का शासक अंतिम शासक वासुदेव था। तो क्या होता है, वासुदेव के बाद गुप्त वंश का, मतलब इसके बाद जब कुषाण वंश का पतन हो जाता है तो एक बड़े साम्राज्य का फिर से स्थापना होता है, गुप्त साम्राज्य, जो अपने चरम काल में लगभग समुद्रगुप्त के समय में पहुंचता है। तो इसमें भी कई सारे प्रतापी राजा होते हैं। तो देखते हैं गुप्त साम्राज्य, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। गुप्त साम्राज्य ये लगभग तीसरी सदी में के दूसरे अर्धांश में। दूसरे अर्धांश का क्या मतलब है? तीसरी सदी का दूसरे अर्धांश मतलब 250 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच का काल, ये होता है अर्धांश, दूसरा अर्धांश। तो तीसरी सदी के दूसरे अर्धांश में इसकी जो स्थापना है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना एक श्रीगुप्त नाम के शासक के द्वारा किया गया था। श्रीगुप्त के नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच बनता है। ये सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, श्रीगुप्त ना घटोत्कच, इसके बारे में बातें नहीं होंगी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त प्रथम से, जो गुप्त वंश का प्रथम मेन शासक होता है, मतलब प्रथम शासक यहाँ से एक महत्वपूर्ण शासक होता है, प्रथम महत्वपूर्ण शासक होता है चंद्रगुप्त प्रथम। ये लगभग कब गद्दी पर बैठता है? 319 ईस्वी में, कहीं कहीं 320 ईस्वी मिलेगा, कोई बात नहीं, दोनों में से जो भी आएगा वही आपको टिक करना है। 319, 320 जो भी। तो चंद्रगुप्त प्रथम इस समय, और एक तरह से इसे आप वास्तविक संस्थापक भी, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी बोल सकते हो। और इसका शासन पीरियड भी यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, आगे तो बताऊँगा ही। 319 से 335 ईस्वी के आसपास का है। देखो दोस्तों, आपको डेट पर एकदम फिक्स सेम डेट पर नहीं जाना, आसपास रहना है, क्योंकि कई सारे बुक में अलग अलग डेट देते हैं, तो डेट से कन्फ्यूजन नहीं होना है। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, आप हमारे वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए आप, कि मतलब ताकि वो भी हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकें और आप लोगों को फ़ायदा हो, और मुझे तो होगा ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।